हेलो बच्चों, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। इसमें मैं प्रथम अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का सेकंड पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में प्रश्न 1 से 12 तक का सॉल्यूशन है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि कोई मुझसे त्रुटि हुई हो तो आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, अपने प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। सेकंड पार्ट दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न 13। बूझो और पहेली दो बच्चे हैं जो अपने खेत में खड़ी फसल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बूझो बोल रहा है कि पहेली तुम्हारे खेत में गेहूं की फसल बहुत अच्छी है, पौधे बहुत तेज़ी से वृद्धि कर रहे हैं। तो पहेली ने कहा, हाँ मैंने फसलों में इस बार उर्वरक बहुत अधिक मात्रा में डाला है, तुम बताओ अब आप तुमने क्या किया अपने फसल के लिए। बूझो ने कहा, मैंने अपने खेत में गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया है। तो पहेली ने कहा कि उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उर्वरक से मिट्टी का जो गठन है, संरचना है, वो खराब होने लगती है, मिट्टी बंजर होने लगती है। पहली, बूझो तुम्हारे द्वारा बनाई गई जैविक खाद से पौधों की वृद्धि धीमी अवश्य होगी, लेकिन तुम्हारे खेत की मिट्टी को हुमस अधिक मात्रा में प्राप्त होगी और तुम्हारी फसल अधिक गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होगी। इनकी बातचीत से कुछ प्रश्न नीचे हैं 1 से 5 तक, उनके जवाब हमें देना है। तो प्रश्न 1, उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है, उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मिट्टी को हुमस कौन प्रदान करता है। तो मिट्टी को हुमस जैविक खाद में उपस्थित सूक्ष्म जीव प्रदान करते हैं। जैविक खाद से क्या क्या लाभ हैं। तो जैविक खाद से फसल अधिक गुणवत्तापूर्ण और अधिक स्वास्थ्यवर्धक प्राप्त होती है, जो बिल्कुल हानिकारक नहीं होती है। उर्वरक और खाद में से फसलों को और मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों है। तो उर्वरक व खाद फसलों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि इससे फसल अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है। उर्वरकों के 2 उदाहरण हमें देना है। 5वां प्रश्न, उर्वरकों के लिए उदाहरण है यूरिया, पोटाश, डीएपी आदि। प्रश्न 14, अनुकूल जलवायु, उचित खाद और उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को अच्छी फसल प्राप्त नहीं हुई, तो इसके संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके संभावित कारण क्या क्या होंगे। पॉइंट नंबर 1, उचित गुणवत्ता युक्त बीजों का चयन नहीं किया होगा। नंबर 2, खाद व उर्वरकों का उचित प्रयोग नहीं करना। तीसरा पॉइंट है, खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पाए। फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त होना। 5वां पॉइंट है, समय पर सिंचाई न कर पाना, किसान को इसीलिए अच्छी उपज प्राप्त नहीं हो सकी होगी। प्रश्न 15, एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहां कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु और पेड़ पौधों की पूर्णतः अनुपस्थिति रही है। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया, मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। तो प्रश्न आ है इसके लिए, इसके क्या संभावित कारण हो रहे होंगे। तो इसका उत्तर है, किसान द्वारा उचित गुणवत्ता वाला बीज, खाद, उर्वरक व खरपतवारनाशी, पीड़कनाशी दवाइयों का उचित प्रयोग नहीं किया होगा, इसलिए किसान को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रश्न में यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए आप क्या प्रयास करते। तो यदि मैं किसान की जगह होता तो मैं गुणवत्तापूर्ण युक्त बीजों का चयन करता, आवश्यकता अनुसार खाद, उर्वरक, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करता, खरपतवारनाशी, पीड़कनाशी दवाइयों का उचित प्रयोग करता एवं समय समय पर सिंचाई करता, खरपतवार हटाने के लिए निराई करता और समय पर फसल पकने के पश्चात कटाई कार्य करता, जिससे मुझे फसल के अपेक्षित परिणाम मिल सके। ये प्रश्न 13 से 15 तक कंप्लीट है। अब प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट नंबर 1, यहाँ दिया गया है कि मूंग या चने के बीज को लेकर उन्हें गीली रुई या कपड़े में लपेटकर रखेंगे एवं होने वाले परिवर्तनों को आप तालिका में नोट करेंगे। एक
टेबल बनी हुई है, समय दिया है 24 घंटे में। तो मूंग या चने का कोई सा भी एक बीज ले सकते हैं हम। क्या परिवर्तन होगा, तो 24 घंटे में बीजों का अंकुरण प्रारंभ होगा। 2 दिन बाद हम देखेंगे तो अंकुरण बढ़ता जाएगा। 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनने लगेगा और 10 दिन में मूंग का बड़ा पौधा विकसित हो जाएगा। प्रश्न बा में बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया उनको चित्र बनाकर आपको दर्शाना है। तो यहाँ चित्र बनाया हुआ है, देखिए आप। एक मूंग या चने का बीज हमने अंदर बोया है, मूंग का ही बीज लिया है यहाँ पर। तो मिट्टी के अंदर उसमें अंकुरण प्रारंभ हुआ, फिर अंकुरण में वृद्धि हुई, फिर धीरे धीरे जड़ का निर्माण हुआ और ये ऊपर अंकुरित बीज दिखाई दे रहा है मिट्टी के ऊपर। तो इसमें किसी भी बीज में जो अंकुरण होता है उसमें मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है और प्रांकुर से तने का निर्माण होता है। इस प्रकार एक मूंग का स्वस्थ विकसित पौधे का निर्माण इसमें हुआ है। प्रोजेक्ट 2 में वाला जो प्रश्न है इसमें बताया है, किसी खेत या नर्सरी या बगीचे का भ्रमण कीजिए और निम्नलिखित जानकारी आपको प्राप्त करना है। बिंदु दिए 1 से 5 तक। बीजों का जो चयन का महत्व, बीजों के चयन का महत्व क्यों करते हैं हम बीजों का चयन और क्या महत्व है इसे दिखाना है। तो हम सभी जानते हैं कि अच्छी फसल उत्पादन के लिए हमें बीजों का चयन करना चाहिए। सिंचाई की विधियाँ, ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र। कम पानी में भी हम ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र से फसल को अच्छा सिंचाई कर सकते हैं। प्रश्न 3, अधिक शीत, अधिक गर्मी, अधिक वर्षा का पौधों पर प्रभाव होता है। प्रश्न 4.4, यूरिया, पोटास, NPK उर्वरक व जैविक खाद का उपयोग हम करते हैं। 5वां पॉइंट है, व्यावसायिक उपयोग आय के प्रमुख स्रोत हैं। प्रश्न 12 में पहला बिंदु है, कृषि में उपयोग में आने वाले कुछ मशीनों के चित्र एकत्रित कीजिए और इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। तो बच्चों, आपको इसके लिए कहीं से भी खेत कृषि से संबंधित उपकरणों का चित्र लेना है और एक अलग फाइल बनाकर उसमें आपको चिपकाना है, उनके नाम लिखना है, उनका उपयोग भी लिखना है। जैसे कि यहाँ कुछ उपकरण के नाम मैंने लिखे हैं, जैसे कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर जुताई के कार्य के लिए होता है, ये ट्रैक्टर से चलता है। और सीड ड्रिल ट्रैक्टर से चालित उपकरण है जिससे बीज को मिट्टी में बोया जाता है। और प्लाऊ होता है एक, जो लगभग जब हम मिट्टी को ज़्यादा उलट पुलटना चाहते हैं तो प्लाऊ का उपयोग करते हैं जिससे पोषक तत्व नीचे से ऊपर आ सके। दूसरा पॉइंट है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर 2 विधियाँ सिंचाई की महत्वपूर्ण होती है। एक है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा ड्रिप तंत्र। इसमें पहले भी बताया था कि छिड़काव तंत्र में नोजल द्वारा फसलों को पानी दिया जाता है। घूम घूम कर पाइप के ऊपर नोजल होते हैं जो घूम घूम कर फसलों को पानी देते हैं। ड्रिप तंत्र में बूंद बूंद करके पौधों की जड़ में पानी दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पहले पौधशाला में क्यों उगाया जाता है। तो पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए उन्हें पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है, फिर वहाँ से उनको उखाड़ कर जहाँ भी निश्चित स्थान है वहाँ पर रोपित किया जाता है। चौथा बिंदु, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप में उग जाते हैं, तो ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक होते हैं। तो मुख्य फसल हम बोते हैं तो उसके साथ कुछ अन्य हानिकारक अवांछित पौधे अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें हम बोते नहीं फिर भी वो उग जाते हैं, जो फसल के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, जो फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले पौधे फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक होते हैं, इन्हें हम खरपतवार कहते हैं। फसलों के भंडारण की विधि कौन कौन सी है। हम सभी जानते हैं कि फसल कटाई होने के बाद थ्रेशिंग करते हैं, फिर अनाज के दानों को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फसल को सुखाना बहुत आवश्यक है घुन से बचाने के लिए, और यदि उसमें कंकड़ पत्थर और कुछ अशुद्धियाँ हैं तो हम उसको छानते हैं, चालते हैं। इस प्रकार हम भंडारण की यह 2 विधि प्रमुख है जिसका उपयोग हम भंडारण के लिए करते हैं। बच्चों, ये अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। यदि आपको समझ में आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने प्रश्नों को पूछने की कृपा करें। यदि मुझसे कुछ त्रुटि हुई है तो वो भी मुझे बताने का कष्ट करें ताकि मैं आगे सुधार कर सकूं। धन्यवाद।